हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सी के अंदर कंपाइलर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपाइलर हमारा क्या होता है। कंपाइलर एक हमारा ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है कि हमारा जो सोर्स कोड होगा, ठीक है, ये हमारा जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। कि हम लोग पहले लास्ट वीडियो में कंपाइलर की मैं डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, तो ये इसका काम होगा कि किसी चीज़ को ट्रांसलेट करके देना, तो हम इसे ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर इज़ जस्ट लाइक अ ट्रांसलेटर। और ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स यूज़र सोर्स कोड, जो यूज़र कोड लिख रहा है, जो यूज़र इन द सेंस कि जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, उस कोड को जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरह से लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, सी का सिंटैक्स को फॉलो करते हुए जो लिख रहे हैं ना, वो इट कन्वर्ट्स यूज़र सोर्स कोड इन मशीन कोड इन अ सिंगल चांस, यानी एक बार में पूरी फाइल को कंपाइल करके ये ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, तो इसे एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड लिंकिंग डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ये हमारी फाइल्स जो कंपाइल हो रही हैं, जो इससे लिंक हो रही हैं, जो एक प्रोग्राम को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हेडर फाइल्स हो गई हमारी, ठीक है, stdio कॉनियो वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगी इसकी टोटल वर्किंग जो होगी। ठीक है, अब सी के लिए हम जो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है हमारा, टर्बो सी। वो क्या करता है, प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है अपने प्रोग्राम को जो है एडिट कर सकते हैं। वो मेन्यू बार हमें सपोर्ट कराता है कि भाई हम फाइल को कंपाइल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर मेन्यू बार होगा उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस गिवन होते हैं, जैसे नॉर्मल वर्ड फाइल के अंदर होता है ना, सेम एज इट इज़ होता है इसमें भी ऑलमोस्ट। ठीक है, द मेन्यू बार इंक्लूड ऑप्शंस सच एज फाइल, एडिट, कंपाइल रन और ऐड हो गया ऑप्शन, जो नॉर्मल वर्ड फाइल्स वगैरह में नहीं होता है, लेकिन फाइल, एडिट, ये सब तो हर मेन्यू बार में होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट, और या तो हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को एंड सेव द सोर्स फाइल, जो हमने कोड लिखा है, सी का प्रोग्राम लिखा है, अंडर द फाइल ऑप्शन, एंड एडिट देन अंडर द एडिट ऑप्शन। और एडिट करना है तो एडिट ऑप्शन में हम जा सकते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद हम कंपाइलर के उसमें और क्या कर सकते हैं, वी कैन देन कंपाइल द प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले फाइल बनाई, सेव किया, एडिट करना है तो एडिट करेंगे, अदरवाइज फाइल को कंपाइल करेंगे अंडर द कंपाइलर ऑप्शन। ठीक है, या हमारे पास है ना, रन करने के लिए शॉर्टकट की होती है, कंपाइल के लिए शॉर्टकट की होती है। ऑल्ट F9 की से हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, इससे कंपाइल होगा और कंट्रोल प्लस F9 से ये रन होगा। लेकिन अगर हमारे कीबोर्ड में ये की नहीं वर्क कर रही है तो इसके अलावा भी हम मेन्यू बार से कंपाइलेशन वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं और एग्जीक्यूट के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हमें प्रोग्राम अगर रन करना है तो क्या करेंगे, द रन ऑप्शन कैन बी यूज्ड विदाउट एनी कंपाइलिंग द सोर्स कोड। अगर हमने कंट्रोल F9 डायरेक्ट प्रेस कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। कंट्रोल F9 पहले, सबसे पहले ऑल्ट F9 का जो वर्क है फाइल को कंपाइल करना, पहले वो परफॉर्म करता है और देन उसके बाद प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मान लो हमने पहले प्रोग्राम लिखा, ऑल्ट F9 से उसे कंपाइल किया, ठीक है, देन उसके बाद कंट्रोल F9 कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पहले कंपाइल हो रहा है देन फिर रन हो रहा है। लेकिन अगर हमने मान लो कंपाइल नहीं किया है, हमने डायरेक्ट रन किया है कंट्रोल F9, तो उस केस में भी पहले जो है हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस चलेगा ऑटोमेटिक, देन उसके बाद जो है हमारा रन होगा। तो ये दोनों काम, कंपाइल और रन दोनों काम करता है कंट्रोल F9। ठीक है, लेकिन अब एक एग्जांपल समझो, मान लो हमें कोई प्रोडक्ट क्लाइंट को देना है तो उसे हम पहले टेस्ट कर लेते हैं ना। तो और F9 क्या कर रहा है, पहले टेस्ट कर रहा है रन टाइम में जाने से पहले कि किसी तरह का कोई कंपाइल टाइम का कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो हम ऑल्ट F9 से सिर्फ कंपाइल कराते हैं, लेकिन कंट्रोल F9 से दोनों चीज़ करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम पहले ऑल्ट F9 को यूज़ करेंगे, देन उसके बाद कंट्रोल F9 को यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारा रन ऑप्शन होगा, द रन ऑप्शन कैन बी यूज्ड विदाउट कंपाइलिंग द सोर्स कोड, सेम कि कंट्रोल F9 से दोनों चीज़ें कर सकते हैं, रन और कंपाइल। लेकिन टर्बो सी क्या करता है, बीइंग मोस्ट पॉपुलर कंपाइलर, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सी के अंदर जो कंपाइलर है वो टर्बो सी है। ऐसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं टर्बो सी के अलावा जिस पे हम रन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा कौन सा है, टर्बो सी। ठीक है, या Zotac हो गया, C+ हो गया, टर्बो C+ होता है ना, यूनिक्स हो गया, यूनिक्स और C+ के लिए एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रांसलेटर है हमारा, ठीक है, जिस हम जैसे कंपाइलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जो कोड को कंपाइल करने का काम करते हैं। ठीक है, वो कंपाइलर हमारे कौन कौन से हैं, एक तो टर्बो सी का कंपाइलर ही है हमारा,
एक हमारे पास इंटरप्रेटर होता है, ये सब ट्रांसलेटर है, सब कंपाइल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक असेंबलर होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान, ट्रांसलेटर जितने भी टाइप के हमारे पास दिए हुए हैं उनमें तीनों बेसिकली तीनों कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइलर जो होगा वो भी कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर भी कंपाइल करेगा और असेंबलर भी कंपाइल करेगा, ठीक है। लेकिन तीनों में डिफरेंस हमारा क्या होगा, टर्बो सी जो है कंपाइलर यूज़ कर रहा है, ठीक है, सॉरी टर्बो सी, ठीक है। इंटरप्रेटर के लिए भी तो हमारा इंटरप्रेटर जो है वो हम जावा में सपोर्ट कराते हैं, जावा के अंदर कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। और असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होंगे ना, सिर्फ उनके लिए कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन तीनों की सेम है, तीनों कंपाइलर हैं, ठीक है, कंपाइलर ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर भी, इंटरप्रेटर भी और असेंबलर भी। बस ये अलग अलग लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 पर्सन को कम्युनिकेशन करना है, एक को हिंदी आती है और एक को इंग्लिश आती है, ठीक है। ये एक पर्सन है, इसे हिंदी आती है, और ये एक पर्सन है कि भाई इसको इंग्लिश आती है। तो अब इनके बीच में क्या चाहिए, एक ऐसा पर्सन है जिसे दोनों चीज़ें आती हों, ठीक है। और अगर मान लो इसको बंगाली आती है और इसको तमिल आती है, तो अब इनके लिए फिर इनकी लैंग्वेज वाला चाहिए ना हमें। तो इस तरह से हमें सी के लिए कंपाइलर चाहिए, जावा के लिए इंटरप्रेटर चाहिए और असेंबली के लिए असेंबलर चाहिए, ठीक है। तीनों का काम ट्रांसलेट करना होता है, लेकिन तीनों की वर्किंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो कंपाइलर की वर्किंग तो हम समझ चुके हैं कि भाई वो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करता है, लेफ़्ट टू राइट स्कैन करके, ठीक है। एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा। ये थोड़ा स्लो ज़रूर होता है, लेकिन ये बेटर होता है इंटरप्रेटर और बाकी सबसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। अब देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है हमारा, ठीक है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होता है ना, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम होगी। इट इज़ आल्सो जस्ट लाइक ट्रांसलेटर एंड कंपाइल, ठीक है। ये भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कंपाइल करने का, ट्रांसलेट करने का काम करेगा। लेकिन इट कन्वर्ट यूजर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इन लाइन बाय लाइन। ये क्या करेगा, मान लो हमारे पास ये एक फाइल है, तो इसमें हमारे पास कोड लिखा हुआ है, तो एक बार में एक पूरी लाइन को कर देगा, ठीक है। और कंपाइलर क्या कर रहा था, एक एक कैरेक्टर को कर रहा था, कर तो पूरी फाइल रहा है, लेकिन ये पूरी लाइन बाय लाइन करेगा। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस देखो, ऐसे समझो कि भाई ये हमारे पास जो फाइल है, अगर इस पर हमने लिख दिया दिस इज़ ए, ऐसे लिखा हुआ कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज़ अ बुक या दिस इज़ सी प्रोग्राम या जो भी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक बार में पूरी लाइन को रीड करता है और उसे ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, पहले टी को रीड करेगा, फिर एच को करेगा, फिर आई को, फिर एस को, फिर आई, फिर एस, ऐसे करते करते एक एक लेटर को कर रहा है। तो जो कंपाइलर होगा ना, वो हमारा स्लो प्रोसेस है ना, एक एक कैरेक्टर को कर रहा है। और जो इंटरप्रेटर है वो फास्ट है। लेकिन जब दोनों में बेटर की बात आती है ना, तो कंपाइलर बेटर है, क्योंकि वो पूरी फाइल को कंपाइल कर देता है, जिस लाइन पे प्रॉब्लम है उसे मार्क करके शो कर देगा कि भाई यहाँ पे एरर है हमारा, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, मान लो इस लाइन में कोई दिक्कत आ गई है ना, तो फिर वो आगे कोड को ट्रांसलेट नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे डिस्टेंस लर्निंग में होता है ना, हमारा कोई पेपर बैक आ गया है, तो हम उस पेपर को अगर बैक आ गया तो उसके बिना भी हम अगले सेशन में प्रमोट हो जाते हैं। मान लो आप BCA फर्स्ट में हो तो BCA सेकंड में आ जाओगे, कोई पेपर में अगर आप फेल हो गए हो तो। लेकिन स्कूल में क्या ऐसा होता था, किसी पेपर में फेल हो गए हो तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा आप अगली क्लास में नहीं आओगे। तो इंटरप्रेटर यही कह रहा है, कहीं फेल हो गया तो वो नेक्स्ट नहीं जाएगा अगली लाइन को कंपाइल करने के लिए, जब तक उसे रिमूव नहीं करोगे उस एरर को, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई अगर एरर आ गया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, एटलीस्ट पूरी फाइल के एरर्स आपको एक बार में बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ये बेटर है क्योंकि पूरी फाइल को बता रहा है। और ये जो है फास्ट है, लेकिन ये इतना बेटर नहीं है कंपाइलर के जितना, ठीक है। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन स्पीड के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब असेंबलर क्या होता है, सेम असेंबलर भी हमारा क्या है, ट्रांसलेटर है, बट इट इज़ यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ओनली, ठीक है। सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में हम असेंबलर को यूज़ करते हैं और किसी लैंग्वेजेस में हम असेंबलर को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई अब सबको समझ में आ गया होगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनका डिफरेंस क्या होता है, इनके क्या रोल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फ़ाइल को रन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, अदर चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू।